नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। EVS के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीटेट की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सजीवों के गुण की। और शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए तो बात करते हैं सजीवों के गुण की। सजीव अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी आपके चारों तरफ पाए जाते हैं उनको सजीव कहा जाता है। बाकी की वस्तुएं जैसे आपके घर में दीवारें, आपका बेड, आपकी टेबल, आपकी बुक्स, ये सब निर्जीव कहे जाते हैं। और सजीव और निर्जीव के बीच की अगर बात कहें, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो वायरस को अर्थात विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई वायरस किसी निर्जीव वस्तु के साथ होता है, निर्जीव वस्तु के साथ टच होता है, अटैच होता है, तो ना तो वो ग्रोथ करता है ना ही वो प्रजनन करता है। यानी कि जब भी कोई वायरस किसी निर्जीव वस्तु के साथ हो, मान लीजिए कोई वायरस इस मार्कर पे है, तो ना तो वो ग्रोथ करेगा ना ही वो रिप्रोडक्शन अर्थात प्रजनन करेगा। लेकिन जैसे ही वह वायरस किसी सजीव कोशिका के साथ, किसी सजीव वस्तु के साथ अटैच हो जाता है, तो वह ग्रोथ भी करने लगता है और रिप्रोडक्शन भी करने लगता है। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो सजीवों के कुछ निश्चित गुण होते हैं, सजीवों के कुछ निश्चित गुण होते हैं। आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, इन सभी के निश्चित गुण हैं कि सभी सजीवों को भोजन चाहिए, सभी सजीवों को श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा सभी सजीव कुछ ना कुछ उत्सर्जन करते हैं, यानी कि अपने शरीर में से कुछ ना कुछ अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से सजीवों के कुछ निश्चित गुण होते हैं। उन्हीं गुणों की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आपके सामने टाइटल है सजीव और उनके गुण। तो ध्यान रखिएगा, सजीवों के कुछ निश्चित गुण जो आपके सामने लिखे हैं, पहले समझते हैं शॉर्ट में, फिर इनकी एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला गुण है भोजन, अर्थात सभी सजीवों को, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है। कैसे होगी इसकी बात करेंगे। सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन का मतलब है अपने शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालना। जैसे आपने देखा है जीव जंतु या मनुष्य अपने शरीर से मल मूत्र, पसीने इत्यादि को बाहर निकालता है, इसी प्रकार सारे सजीव, चाहे वो जीव जंतु हों चाहे पेड़ पौधे हों, वो सभी अपने शरीर से अनवांटेड पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है या इंग्लिश में इसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। सभी सजीव अनुक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। अनुक्रिया से मेरा मतलब है कि मान लीजिए ये मार्कर है, इसके सामने चाहे कुछ होता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने अगर मान लीजिए मेरा मनपसंद भोजन आ गया, तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। तो क्या हो गया, भोजन देखा मैंने, तो भोजन क्या था, उद्दीपक, स्टिमुलस, और भोजन देख के मेरे मुंह में पानी आया, तो ये क्या हो गया, अनुक्रिया हो गई। या अचानक से मैं बैठा हूँ और अचानक से बंदर आ गया, तो मैं उसे देख के डर जाऊंगा, तो बंदर को देख के मैंने कुछ ना कुछ रेस्पॉन्ड किया। या आप देखिएगा छुई मुई का पौधा होता है, आप उसे टच करो तो सिकुड़ जाता है, तो क्या हुआ, उसने कोई ना कोई अनुक्रिया की, कोई ना कोई रेस्पॉन्ड किया। तो ये रेस्पॉन्ड कौन करता है, सजीव करते हैं ना। क्या ये मार्कर करेगा, आप इसे टच करेंगे तो क्या सिकुड़ जाएगा, नहीं होगा ना। या आप किसी पत्थर के सामने गोलगप्पे रख दें, क्या पत्थर के मुंह में पानी आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो अनुक्रिया अर्थात रेस्पॉन्ड कौन करेगा, सजीव रेस्पॉन्ड करते हैं। तो सजीवों का एक और गुण क्या है, रेस्पॉन्ड, अर्थात किसी उद्दीपक को देखकर, किसी स्टिमुलस को देखकर कोई ना कोई रेस्पॉन्ड करना, इसकी बात करेंगे। सजीवों का एक और गुण होता है गति, प्रत्येक सजीव में गति पाई जाती है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, सजीव अपने ही जैसे सजीवों को जन्म देते हैं। सजीव अपने ही जैसे, जैसे गाय को जन्म देगी, मनुष्य को जन्म देगा, पेड़ पौधों से नए पेड़ पौधे बनेंगे, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। जब कोई भी सजीव अपने ही जैसे सजीव को जन्म देता है, तो यह सजीवों का गुण है। सजीवों में इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां, आपको पता ही है, बात करेंगे कौन कौन सी, क्या उसका यूज होता है, और बहुत सारे जानवर अपनी किस इंद्रियों को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। सजीवों का एक गुण होता है वृद्धि। आपने देखा है बालक छोटा होता है फिर बढ़ता चला जाता है, पेड़ पौधा छोटा हो तो बड़ा होता जाता है, यानी कि सजीवों का एक गुण और क्या है, वृद्धि। इसके अलावा आप देखेंगे सजीवों की मृत्यु भी होती है, यानी कि एक पूरा जीवन चक्र होने के बाद प्रत्येक सजीव की मृत्यु हो जाती है। तो ये सभी आपके सामने आपने देखा 9 गुण आपके सजीवों के हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। चूँकि इस सेक्शन से काफ़ी प्रश्न आते हैं, हालांकि ये गुण सब आप जानते हैं, सबको इसके बारे में आपको समझ है, लेकिन फिर भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला गुण आप देखेंगे, सबसे पहली गुण की बात करें भोजन। तो सभी सजीवों को
चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, सभी को ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में बहुत सारे क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या लिखा है, ऊर्जा कौमा शारीरिक वृद्धि और सभी जैव क्रियाओं को, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सभी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाते हैं और फिर उसी भोजन में से खुद भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे सिर्फ भोजन बनाएंगे, वो भोजन बनाएंगे भी, लेकिन उस भोजन में अपने लिए भी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, अभी मैं समझाता हूँ आपको। कि जैसे मान लीजिए मैं एक मनुष्य हूँ, सजीव हूँ, मुझे ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होगी। मैंने खाना खाया, खाने में मैंने प्रोटीन लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया, विटामिन्स लिए, खनिज लिए, जल लिया। भोजन पचने के बाद भोजन का काफ़ी सारा हिस्सा ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। मेरी बॉडी में भोजन का काफ़ी सारा हिस्सा ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब वो ग्लूकोज मेरी क्या है, एनर्जी है, लेकिन ग्लूकोज मेरी बॉडी में है, इससे ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, वो ग्लूकोज मेरी बॉडी में है और मैंने क्या किया, मैंने सांस ली, मैंने क्या किया, सांस ली, श्वसन की क्रिया की, तो मेरी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है और उससे मैंने जब सांस ली तो मुझे कौन सी गैस मिली, ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा तब मुझे क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। ध्यान रखिएगा, जीव जंतु, मनुष्य या पेड़ पौधे सभी को ऊर्जा की प्राप्ति इसी क्रिया से होती है कि जब उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वह क्रिया करता है ऑक्सीजन से, तब काय की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति तभी होती है। याद रखिएगा, केवल भोजन करने से आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक आप श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले जाएंगे और जब वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया नहीं करेगा तब तक आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो भोजन की अगर बात करें तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन जब श्वसन करेंगे तो इसी भोजन में से, जब इन्होंने पेड़ पौधों ने भोजन बना लिया, लेकिन इसी भोजन में से थोड़ा सा भोजन वो अपने लिए यूज़ करेंगे। कब, जब वो श्वसन करेंगे। और पेड़ पौधों के भोजन को मैं यूज़ करूँगा और मैं श्वसन करूंगा, यानी कि जो ग्लूकोज पेड़ पौधों ने बनाया है वो ग्लूकोज भोजन के रूप में पेड़ पौधे भी यूज़ करेंगे और पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए ग्लूकोज को मैं भी यूज़ करूंगा, क्योंकि जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होगी तभी ऊर्जा मिलेगी। तो देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज़्यादा लाल रंग और नीला रंग का प्रकाश बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा रंग प्रभावशाली ज़्यादा होता है, तो लाल और नीला, हरा रंग प्रभावशाली नहीं होता। आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसके अलावा उनकी जड़ों द्वारा उन्हें क्या मिलता है, जल मिल जाता है। मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है, यहाँ मैं आपके सामने एक पेड़ पौधा बना दे रहा हूँ ऐसे करके, ये इसकी डालियाँ इत्यादि हैं, यहाँ इसकी जड़ें हैं। तो इसकी पत्तियों से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है वो इसकी पत्तियाँ क्या करती हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और इसकी जड़ों से इसे क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी मिलता है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगी। लेकिन उससे पहले क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्या चाहिए, पानी चाहिए, H2O जल चाहिए। और किसकी उपस्थिति में भोजन बनेगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, आप जानते ही हैं। तो इन दोनों की उपस्थिति में भोजन बनेगा। तो भोजन किस रूप में बनेगा, ग्लूकोज के रूप में बनेगा, थोड़ा सा पानी भी इसमें बचेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में, इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट, इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट कहा जाता है कि इस पूरी क्रिया में क्या मुक्त हुई, ऑक्सीजन मुक्त हुई। अर्थात पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं किया। कैसे किया, वातावरण से पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, जड़ों से पानी लिया, प्रकाश की उपस्थिति में। ध्यान रखिएगा, प्रकाश सूर्य का भी हो सकता है और प्रकाश कृत्रिम भी हो सकता है। अगर आर्टिफिशियल लाइट है तब भी काम करेगा। इस क्रिया में क्या बनेगा, और क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए। क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, यही भोजन है।
क्या मुक्त होगा, थोड़ा सा पानी मुक्त होगा और वातावरण में क्या निकलेगी, मेनली ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन को वो निकाल देते हैं, पहली चीज़। अब ध्यान रखिएगा, जो जंतु हैं वो भोजन के लिए किस पे निर्भर होंगे, पौधों पर या दूसरे जंतुओं पर। मान लीजिए कोई शाकाहारी जंतु है तो वो केवल पौधों पर निर्भर होगा, मैं आपको उत्पादक उपभोक्ता पढ़ा चुका हूँ। और अगर मांसाहारी भी है तो वो पेड़ पौधे और किसी दूसरे जंतु को भी खा के अपने भोजन की आवश्यकता पूरी करेगा। तो भोजन का निर्माण हो गया और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। अब पेड़ पौधों ने जो भोजन बनाया है, ध्यान रखिएगा, ये ग्लूकोज, इसमें से ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मनुष्य के काम भी आएगा, जंतुओं के काम भी आएगा और थोड़ा सा ग्लूकोज पेड़ पौधे अपने लिए भी यूज़ करेंगे। पेड़ पौधों ने भोजन बनाया है लेकिन अभी पेड़ पौधे भोजन को थोड़ा बहुत अपने लिए भी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, जब वो श्वसन करेंगे। याद रखिएगा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन श्वसन की क्रिया पेड़ पौधों में और जंतुओं में एक सी होती है। श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंप्लीटली सेम इन प्लांट्स एंड एज वेल एज इन एनिमल। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं लेते। भैया वो जब भोजन बना रहे हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे श्वसन कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन ही लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। जैसे मनुष्य, मैं सांस ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन जा रही है और CO2 बाहर आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह से पेड़ पौधे भी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन नहीं लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। लेकिन अब अंतर क्या है, चूँकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनाते ज़्यादा हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन ज़्यादा बनाते हैं और उससे कम ऑक्सीजन वो यूज करते हैं श्वसन के लिए। तो भाई सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन पेड़ पौधे निकाल ज़्यादा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन श्वसन के लिए कम यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऑक्सीजन का योगदान ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कि बनाई तो उन्होंने ज़्यादा और यूज़ करी कम, तो ज़्यादातर उन्होंने क्या की, वातावरण मुक्त कर दी। तो ध्यान रखिएगा, भोजन की बात हो गई कि भोजन का निर्माण पेड़ पौधों ने तो स्वयं किया और जीव जंतु पेड़ पौधों पर डिपेंड है या बहुत से जीव जंतु दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड है। लेकिन अभी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। भोजन के बाद जब श्वसन होगा, जब श्वसन की क्रिया होगी तब ऊर्जा मिलेगी, इससे पहले ऊर्जा नहीं मिलेगी। आप सोचो कि भोजन कर लिया तो आपको ऊर्जा मिल जाए, जब तक आप श्वसन की क्रिया नहीं करेंगे तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो क्या लिखा है, श्वसन की क्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भोजन आपने कर लिया, ग्लूकोज के रूप में भोजन मौजूद है, तो ये रहा आपका ग्लूकोज। ये श्वसन की क्रिया का एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। ग्लूकोज आपकी बॉडी में है जो कि आपने भोजन कर लिया है। अब आपने सांस ली ना, मान लो मैं सांस ले रहा हूँ तो नाक से सांस जा रही है और मेरे फेफड़े क्या कर रहे हैं, भाई मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी सांस में नाइट्रोजन भी जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, आसपास और भी गैसें सब जा रही नहीं जा रही हैं, लेकिन मेरे फेफड़े क्या निकाल लेंगे इसमें से, मेरे फेफड़े इसमें से केवल ऑक्सीजन निकाल लेंगे और मेरे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है बॉडी के अंदर से उसे बाहर निकाल देंगे। तो मैं जब सांस लूँगा तो अंदर क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी ना, और मेरी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज पहले से है। मैं हूँ, पेड़ पौधा हो, कोई और जंतु हो, सबकी बॉडी में ग्लूकोज पहले से है। जब सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर गई, तो ग्लूकोज की क्रिया काहे से हुई, ऑक्सीजन से। तो क्या निकलेगी सांस की क्रिया में, जब मैं सांस छोड़ूंगा तो क्या निकालूंगा, CO2। पेड़ पौधे भी सांस लेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे और क्या निकालेंगे, CO2। कोई भी जंतु हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, सांस की जब लेगा, श्वसन की क्रिया करेगा तो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, बात खत्म। तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज पहले से हमारे पास था, सांस ली तो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन। जब सांस की क्रिया कंप्लीट हुई तो हमने बाहर क्या निकाला, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। और क्या निकाला हमने, जल, यानी कि जब मुंह से हम सांस छोड़ते हैं तो कुछ भाप के रूप में देखा ना अपने जाड़ों में, अब हम सांस छोड़ते हैं तो मुंह से हल्का सा वाष्प निकलती है, तो वो हमेशा निकलती है। गर्मियों में चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए भाप हमें दिखाई नहीं देती। तो आप देखेंगे क्या निकला, सांस की क्रिया में हल्का सा जलवाष्प निकली और क्या मुक्त हुई, ऊर्जा 673 किलो कैलोरी। ये ऊर्जा ATP के रूप में होती है, याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे नहीं मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे CTET के हिसाब से चल रहे हैं। जब हम बायोलॉजी की बात करेंगे तो ATP की बात करेंगे कि ATP के कितने अणु बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो याद रखिएगा कि भोजन पेड़ पौधे तो खुद बना लेते हैं,
जीव जंतु उन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन श्वसन जब होगा तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की श्वसन की क्रिया एक सी होगी। दोनों को ही ऑक्सीजन चाहिए और दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। श्वसन की क्रिया जब होगी तो भोजन के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगी, ऊर्जा बनाएगी। तो आपने दो गुण देखे, पहला देखा क्या, भोजन, और दूसरा क्या देखा, श्वसन। अब आप देखिए कुछ जंतु हैं, सीटेट परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा जंतु श्वसन कैसे करता है। तो यहाँ आप देखेंगे चार्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य है, कोई शेर, गाय, सांप, छिपकली, कोई पक्षी इत्यादि, ये सब काय से लेते हैं, सांस। इनका श्वसन क्या है, फेफड़े, जिसे फुफ्फुस कहा जाता है। ये सांस किसके थ्रू लेते हैं, फेफड़े के थ्रू लेते हैं। आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि शेर, गाय, सांप, छिपकली इत्यादि श्वसन अंग क्या है, इनमें फेफड़े हैं। मक्खी है कोई सी, कॉकरोच है या अन्य कोई छोटा मोटा कीड़ा है। मक्खी, कॉकरोच आपने देखा ही होगा। कॉकरोच अगर लाइट जलाओ तो भाग जाता है, अंधेरे में निकलता है, रात में नहीं निकलता, अंधेरा कायम रहे वाला फॉर्मूला उसका रहता है। तो कॉकरोच आपने देखा ही होगा, लड़कियां बहुत कॉकरोच से डरती हैं। तो मक्खी, कॉकरोच या अन्य कोई कीट है, ये सांस काय से लेते हैं, वातक, ट्रैकिया, उनके गले में यहाँ पे गले में ट्रैकिया जैसे कहते हैं। तो इनका जो मुंह होता है छोटा सा, उसके नीचे गर्दन में जो इनका एक छेद जैसी संरचना होती है, उसके थ्रू ये सांस लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट वातक या ट्रैकिया के थ्रू सांस लेते हैं। मेढक सांस लेता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि मेढक सांस काय से लेता है। तो फेफड़े से भी लेता है, त्वचा से भी लेता है। आपने देखा होगा कि मेढक नॉर्मल है तो सांस ले रहा होता है, तो आप देखते हो गौर से, समझ में आता है सांस ले रहा है फेफड़े से। लेकिन जब मेढक हाइबरनेशन में चला जाता है, आपने देखा होगा कि इस समय मेढक नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन बारिश होते ही मेढक आ जाएंगे। तो मेढक क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा बचाने के लिए जमीन के अंदर छुप जाते हैं। तो जमीन के अंदर वो सांस काय से लेते हैं, त्वचा के जरिए। तो मेढक फेफड़े और त्वचा दोनों के जरिए सांस लेते हैं। ऑक्टोपस और मछली काय के थ्रू, गिल के थ्रू। आपने देखा होगा मछली के अंदर होके पानी जाता है और अंदर गिल लगे होते हैं, गिल में से पानी फिल्टर होता है, उसमें से ऑक्सीजन निकल आती है। तो ऑक्टोपस और मछली काय के जरिए, गिल, कहीं के इनको गिल फड़ा कह देते हैं, गिल फड़ा है ना, क्लोव इंग्लिश में कहा जाता है, इसके थ्रू सांस लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन जैसी मछलियाँ क्या करती हैं, ये काय के द्वारा, फेफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। और ये क्या करती हैं, समय समय पर क्या करती हैं, समुद्र से बाहर आती हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। तो फेफड़े के द्वारा, और जो अंदर गैस जाती है वो काय के द्वारा, इनकी नाक के द्वारा। जो आपने देखा होगा डॉल्फिन या व्हेल के ना, उनके सर पे एक छेद होता है, नाक होती है, वहाँ से वो एयर अंदर लेती हैं और फेफड़े के द्वारा उसमें से ऑक्सीजन वो निकाल लेती हैं। तो आप याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट जंतुओं के नाम हैं जिनके श्वसन अंगों के बारे में चर्चा की गई। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आपने देखा दो गुण देखे, भोजन और श्वसन। तीसरे गुण की अगर बात करें, तीसरा गुण है आपका उत्सर्जन, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीशन। देखिएगा, किसी भी जंतु या पेड़ पौधे के शरीर में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हो जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अनवांटेड पदार्थ कहते हैं, या उन्हें अगर शुद्ध भाषा में कहते हैं वेस्ट मटेरियल कहते हैं, या अपशिष्ट कहते हैं, है ना। अपशिष्ट यानी कि जिसका कोई काम नहीं है, अवशेष है, बेकार है। अब वो बॉडी के अंदर रहेगा तो नुकसान करेगा। मान लीजिए मुझे पसीना आ रहा है और ये पसीना ना निकले तो बॉडी के अंदर रहेगा तो नुकसान करेगा। या मान लीजिए कि हम मल या मूत्र इत्यादि त्यागते हैं, ये बॉडी से बाहर ना निकले तो नुकसान होगा, नहीं होगा। इसी तरह से प्रत्येक जीव जंतु, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जंतु हों, इनके शरीर में अपशिष्ट होते हैं। और जब ये अपने विभिन्न अंगों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं तो इस क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो उत्सर्जन किसका गुण हो गया, सजीवों का गुण हो गया ना, कि शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। साफ लिखा है, शरीर की अपशिष्टों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जंतुओं में उत्सर्जन काय का होता है, मल, मूत्र, पसीना, विभिन्न गैसें। मैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालना हूँ तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, उत्सर्जन है ना। या हम क्या करते हैं, हम बहुत सी गैसें पास करते हैं ना फार्टिंग के थ्रू, तो अजीब सा माहौल हो जाता है ना, लोग नाक दबा लेते हैं, तो ये भी उत्सर्जन है। या मल मूत्र पसीना इत्यादि भी ये क्या है, ये भी उत्सर्जन है। पक्षी क्या कर रहे हैं, बीट के रूप में, है ना, पक्षी आपने देखा होगा बीट कर जाते हैं, तो वो भी उनका क्या है, एक तरह से उत्सर्जन है। ध्यान रखना, जंतुओं के, अगर आप जंतुओं से पूछा जाएगा तो जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग आपसे पूछा जाएगा वृक्क यानी कि किडनी। यानी कि अगर जंतुओं की बात करें, पेड़ पौधों में तो किडनी होती नहीं है, जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई जानवर हो, उनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर पूछा जाता है तो किडनी,
हिंदी में कहेंगे वृक्क या कहेंगे गुर्दा। ध्यान रखिएगा सेम के आकार का होता है। बायोलॉजी में इसकी बात करेंगे पूरी, अभी सीटेट के अकॉर्डिंग हम लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों से भी बहुत से अपशिष्ट बाहर निकलते हैं। पेड़ पौधों से हमारे बहुत सारे अपशिष्ट बाहर निकलते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास नीम का पेड़ हो तो उसमें से अंदर से गोंद जैसा निकल आता है। इसी प्रकार बहुत से पेड़ पौधे अपने अपशिष्टों को बाहर निकालते हैं, लेकिन ये अपशिष्ट हमारे बड़े काम के होते हैं। पेड़ पौधों के अपशिष्ट हमारे बड़े काम के होते हैं, याद रखना। तो देखिएगा कुछ पेड़ पौधों के उत्सर्जी पदार्थ की बात कर रहा हूँ। तो अफीम जो प्राप्त होती है वो काय से, पोस्त के कच्चे फल के रूप में। पोस्त का फल होता है, कच्चा फल होता है, उसके रूप में अफीम प्राप्त होती है। तो अफीम पदार्थ का क्या है, पेड़ का एक उत्सर्जी पदार्थ है। अफीम की एक पदार्थ है, एक पेड़ है, पोस्ता का पेड़ है, उसका उत्सर्जी पदार्थ है, यानी उसके लिए तो वेस्ट है लेकिन हमारे लिए काम का है। कुनैन काय से मिलेगा, सिनकोना की छाल से मिलेगा। कुनैन आप जानते हैं मलेरिया की एक बहुत अच्छी दवा है, तो सिनकोना की छाल से मिलेगा, तो ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। रबड़ हीबिया के पौधे से मिलेगी, हींग फेरुला पौधे की जड़ से मिलेगा। यानी कि ये सब भी क्या हैं, पेड़ पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो उत्सर्जन का मतलब है शरीर के वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलता। अब बात करेंगे इसके चौथे गुण की बात करेंगे। तो सजीवों का चौथा गुण है अनुक्रिया अर्थात रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड का मतलब है जब भी आपके सामने कोई उद्दीपक होता है तो आप उसके उद्दीपक के कारण कोई ना कोई अनुक्रिया करते हैं। जैसे गर्म चीज़ से आपका हाथ लग जाए तो आप हाथ झटक देते हैं, या आपके सामने कोई मनपसंद आपका भोजन आ जाए तो मुंह में पानी आ जाता है। तो इस क्रिया को जो किसी उद्दीपक की वजह से हो रही है, किसी भी उद्दीपक की वजह से आप कोई ना कोई रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसे अनुक्रिया कहते हैं। और अनुक्रिया भी सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो देखेंगे उद्दीपन के कारण अनुक्रिया होती है, अर्थात स्टिमुलस की वजह से रेस्पॉन्ड होता है। गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे खींच लेना। कॉकरोच रोशनी देखकर पीछे छिप जाते हैं। कॉकरोच जैसे ही आप देखेंगे कभी आप किचन में जाएं और वहाँ कॉकरोच हो, आप लाइट ऑन करेंगे तो लाइट ऑन करते ही कॉकरोच जो है भाग जाते हैं। तो ये किसकी वजह से, चूंकि सजीव है कॉकरोच और उनका एक गुण है अनुक्रिया। तो रोशनी देखकर कॉकरोच का भाग जाना किस गुण को दर्शाता है, अनुक्रिया को। गोलगप्पे देखकर मुँह में पानी आना। छुई मुई का पौधा छूने पर सिकुड़ जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि छुई मुई का पौधा छूने पर सिकुड़ जाता है, ये सजीवों के किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो यह अनुक्रिया या रेस्पॉन्ड गुण को प्रदर्शित करता है। सूरज के छिपने पर कई सारे फूल बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सूरज के जैसे ही छिप जाता है तो कई सारे फूल की कलियां बंद हो जाती हैं। या आपने सूरजमुखी का फूल देखा होगा कि सूरज जहाँ जहाँ सूरज होता है उधर उधर उनका डायरेक्शन चेंज होता जाता है। तो बहुत सारे फूल भी सूरज की गति के अनुसार मूव करते हैं, या सूरज के छिपने पर उनकी कलियां भी क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो यह एक इंपॉर्टेंट गुण था सजीवों का, अनुक्रिया। अगले गुण की बात करें गति। गति का मतलब है आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उसे गति कहते हैं। तो सभी सजीव गति करते हैं। ध्यान रखिएगा मनुष्य में गति के लिए अस्थियों में अनेक संधियां पाई जाती हैं। मनुष्य में गति के लिए अस्थियां अर्थात उनकी हड्डियां, अर्थात उनकी बोन्स, उनकी हड्डियों में कई प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा ये हाथ यहाँ कोनी से घूम रहा है, या मैं अपने कंधे को घुमा रहा हूँ इस तरह से, या गर्दन को मूव कर रहा हूँ। तो ये किस वजह से कि मेरे हाथों में हड्डियाँ हैं और हड्डियों में आपस में कोई ना कोई जॉइंट है, कोई ना कोई संधि है। अगर ये जॉइंट या संधि ना होती तो मैं अपने हाथ को मूव ना कर पाता। तो मनुष्य के शरीर में गति करने के लिए कई सारी संधियां होती हैं, अर्थात उनकी हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं वो कई प्रकार के जॉइंट होते हैं, जिससे अलग अलग तरह की गति संभव होती है। तो समझते हैं कौन कौन सी गति की बात हो रही है। सबसे पहली संधि जो होती है कंदुक खल्लिका, एक संधि है जिसका नाम है कंदुक खल्लिका। इस संधि की वजह से सभी प्रकार की गति हो जाती है, सभी दिशाओं में गति हम कर सकते हैं। कंदुक खल्लिका नामक संधि की वजह से हम सभी दिशाओं में गति कर सकते हैं। और यह संधि हमारे कंधे में और हमारे कूल्हे में पाई जाती है। यह संधि हमारे किसमें, कूल्हे व कंधे में पाई जाती है। आप देख रहे हैं इस कंधे को मैं ऐसे भी घुमा पा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे भी हर तरफ घुमा पा रहा हूँ। मैं इसको ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में घुमा पा रहा हूँ। इसी प्रकार मैं मेरी जो टांग मेरे कूल्हे से कनेक्टेड है, यहाँ भी इस जॉइंट पे भी जो मेरी टांग और मेरे कूल्हे से कनेक्टेड है, इनमें जो संधि है वह भी कंदुक खल्लिका है। इसीलिए मैं अपने पैर को दाएं बाएं चारों तरफ कहीं भी घुमा सकता हूँ। तो पहली संधि कौन सी, कंदुक खल्लिका। इसमें सभी प्रकार की गति हो सकती है, आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी हम अपने अंगों को घुमा सकते हैं। दूसरी संधि का नाम है हिंज संधि, जिसे कब्जा संधि कहते हैं। कब्जा संधि आपने देखा होगा किवाड़ के अंदर कब्जे लगे होते हैं, तो किवाड़ का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो किवाड़ खुल जाएगी या बंद हो जाएगी। तो हिंज संधि को कब्जा संधि कहते हैं। और हमारी कोहनी में
या मेरे पैर के घुटने में आप देखते हैं कौन सी संधि होती है, हिंज संधि होती है। कहाँ? एक ही दिशा में गति हो सकती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे गति यहाँ होगी या यहाँ होगी। मैं इसको ऐसा नहीं है कि इधर घुमा दूँ या इधर घुमा दूँ, तो ये कौन सी संधि होगी? हिंज संधि होगी। अगर मान लीजिए कि मैं अपना हाथ यहाँ से यहाँ घुमाना शुरू कर दूँ तो लोग डर के भाग जाएंगे कि पता नहीं क्या कौन सी शक्ति है। तो मेरी कोहनी में और मेरे घुटने में जो संधि है वो कौन सी है? हिंज संधि है, कब्जा संधि कहते हैं। कब्जा से आप याद रखेंगे। एक संधि होती है अचल संधि, इसमें कोई गति नहीं होती। तो मेरे सर में जो हड्डियां हैं उनके बीच जो कनेक्शन है, क्योंकि सर की हड्डियों में कोई गति नहीं होती, इसलिए कौन सी संधि है? अचल संधि है। एक संधि होती है धुराग्र संधि, से खूंटी संधि कहते हैं। धुराग्र संधि जिसे खूंटी संधि कहते हैं, इसमें आप ये जो संधि है ना, कहाँ पाई जाती है? गर्दन और सर के बीच में पाई जाती है। तो मैं आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ अपने में अंगों घुमा सकता हूँ। तो धुराग्र संधि ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे गति हो सकती है। ऊपर नीचे, मैं गर्दन ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आगे पीछे ये दाएं बाएं कर सकता हूँ। तो ये धुराग्र अर्थात खूंटी संधि मेरे सर को गर्दन को जोड़ती है। याद रखिएगा सीटेट की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाता है। इसके बाद देखेंगे कुछ जंतुओं की बात करेंगे। तो उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। कुछ जंतु रेंगते हैं। किस गुण की बात हो रही है? गति गुण की बात हो रही है ना। तो हमने मनुष्य की गति के लिए कौन कौन सी संधियां जिम्मेदार हैं इसकी बात की। अब हम बात कर रहे हैं कुछ जीव जंतुओं की, कुछ जंतुओं की बात कर रहे हैं जिनकी गति संबंधित प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। तो कुछ जंतु रेंगते हैं, जैसे केंचुआ और सांप। केंचुआ पेशियों और शूक की मदद से, पेशियां और शूक की मदद से, तो केंचुए के ऊपरी शरीर पर आप देखेंगे उसकी पेशियां होती हैं कुछ बहुत बारीक, और शूक होते हैं छल्ले जैसे। तो आपने केंचुए को देखा होगा कि वो सिकुड़ जाता है और फैल जाता है, सिकुड़ जाता है और फैल जाता है। तो वो गति कर रहा है, तो किसकी मदद से कर रहा है? वो शूक और पेशियों की मदद से प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। जबकि सांप काय की मदद से? वलय या छल्लों की मदद से। सांप काय की मदद से? तो सांप क्या करता है? अपने शरीर में बल बनाता है, छल्ले बनाता है और खोल देता है उसको। तो देखा होगा सांप एक बलय के माध्यम से, है ना, रिंग के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसके अलावा कुछ जंतु उड़ते हैं काय की सहायता से? अपने पंखों की मदद से। जंतु कुछ पक्षी होते हैं, है ना, अपनी पंखों की मदद से उड़ते हैं। शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी होते हुए भी नहीं उड़ते। ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि शुतुरमुर्ग भी पक्षी है और एमू भी एक पक्षी है, लेकिन दोनों ही पक्षी होते हुए भी उड़ते नहीं हैं। ये खासियत है कि हैं तो ये पक्षी वर्ग में, लेकिन ये उड़ते नहीं हैं और ये बहुत तेज़ी से भागते हैं। तो याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। कुछ जंतु चलते व उड़ते दोनों हैं, जैसे कॉकरोच उड़ता भी है। आपने देखा होगा किचन में अक्सर आपका पाला पड़ता है, आप हिट इत्यादि मारते हैं, लक्ष्मण रेखा, कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं इनको भगाने के लिए, लेकिन सब व्यर्थ हैं, सफाई ही इसका एक इंतजाम है। तो कॉकरोच उड़ता भी है और कॉकरोच रेंगता भी है। प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनकी पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना व बंद होना भी गति को दर्शाता है। पौधे एक जगह दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि पौधे की पत्तियां हिल रही हैं, पौधे के फूल खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो ये भी पौधों की गति को दर्शाता है। तो आपने देखा सजीवों का एक और गुण देखा आपने, गति, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन ये आपकी अस्थियां हैं और ये यहाँ कुछ जीव जंतु किस प्रकार गति करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सजीवों का अगला बहुत महत्वपूर्ण गुण है प्रजनन। इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है जब कोई सजीव अपने जैसे सजीव को जन्म देता है तो इस क्रिया को प्रजनन अर्थात रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अपने जैसे जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। याद रखिए, इस सेक्शन से प्रश्न मिलेगा, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं उनके कान दिखाई देते हैं। दो चीज़ ध्यान रखना, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल हों और उनके कान दिखाई दें उन्हें जरायुज कहते हैं। जरायुज पूछा गया प्रश्न सीटेट में, पुराने वर्ष के परीक्षा प्रश्न पत्रों में आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो जिनके शरीर पर बाल हों, जिनके कान दिखाई देते हों, उन्हें जरायुज कहते हैं और वे बच्चों को जन्म देते हैं। वो अंडे जन्म देते हैं, वो क्या देते हैं? बच्चे जन्म देते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल, मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी सब काय में आते हैं? जरायुज में आते हैं। वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते एवं शरीर पर बाल नहीं होते, इंपॉर्टेंट है, वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते एवं शरीर पर बाल नहीं होते उन्हें अंड प्रजक कहा जाता है। अंड प्रजक कहा जाता है और वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे पक्षी है, अब पक्षी के शरीर पर बाल नहीं होते, उसके पंख होते हैं, ध्यान रखना। कान पक्षी के दिखाई नहीं देते। मेढक, बाल नहीं होते, कान नहीं दिखाई देते।
सांप, बत्तख, मछली इत्यादि आप देखते हैं तो इनके ना तो कान दिखाई देते हैं, ना ही शरीर पर बाल होते हैं, तो इन्हें अंडप्रजक कहा जाता है और ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली किसे जन्म देती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, और बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए स्तनधारी कहा जाता है, इनको स्तनधारी कहा जाता है, ठीक है ना, स्तनधारी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है कि चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली अपने बच्चों को जन्म देती हैं, और जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्तनधारी कहा जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी नहीं है, पूछा गया प्रश्न है। अब ध्यान रखिए, ये तो जंतुओं की बात हुई कि जरायुज जिनके शरीर पर बाल होते हैं, कान दिखाई देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, कान नहीं दिखाई देते, अंडप्रजक कहते हैं, अंडे देते हैं, या स्तनधारी की बात होगी। अब देखते हैं पौधों में किस प्रकार से प्रजनन होता है। तो ध्यान रखना, पेड़ पौधों में प्रजनन ज़्यादातर कैसे होता है, बीजों से होता है। ज़्यादातर आप देखते हैं कि आप किसी भी पेड़ पौधे का बीज लाएं, उस बीज को मिट्टी में दबा दें, उसको प्रॉपर पानी देते रहें तो वो पौधा बन जाता है। लेकिन बीज के अलावा भी बहुत सारे पौधों के ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ से नए पौधे का जन्म होता है। तो कैसे, क्या लिखा है, पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु उनमें निम्न तरीकों से भी प्रजनन होता है। कैसे, कलम के द्वारा। कलम के द्वारा कैसे, आप एग्जाम्पल गुलाब है, किसी के यहाँ गुलाब का पौधा लगा हुआ है, आपको गुलाब का पौधा लगाना है, आप उसकी एक लकड़ी या उसकी डंडी तोड़ लीजिए और उसको आप लगा दीजिए तो आपका गुलाब हो जाएगा। तो किसके द्वारा हो गया, आपकी कलम के द्वारा। कलिका, आँख के द्वारा। ध्यान रखना, आलू तो आप देखते होंगे, आलू जब आपके यहाँ रखा रहता है तो उसमें तो थोड़े से ना थोड़े अंकुर जैसे निकल आते हैं, तो उसे आँख कहा जाता है। तो जब आलू को खेत में बोया जाता है तो आलू का बीज नहीं होता, आलू को काट के ही बो देते हैं। तो किसके द्वारा, आलू की आँख अर्थात कलिका के द्वारा, बड्स जिसे कहते हैं, छोटे छोटे आलू पे निकल आते हैं। तो आलू में किसके द्वारा प्रजनन होता है, कलिका या आँख के द्वारा। पत्ते के द्वारा या पत्ती के द्वारा काय में होता है, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, एक पौधा होता है पत्थर चट्टा। और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की किडनी में, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किसी के गॉल ब्लैडर में अर्थात पित्त की थैली में स्टोन है, तो पत्थर चट्टा की पत्तियों को पीस कर अगर वो पी लेता है उसको कई दिनों तक, तो उसकी जो पित्त की थैली उसमें से पथरी निकल जाती है। तो पत्थर चट्टा का जो पौधा आता है, इसकी आप पत्तियों को भी अगर लगा देती हैं तो पत्तियों से भी ये हो जाता है। और बहुत सी जगह जड़ के द्वारा भी प्रजनन होता है। तो कैसा, शकरकंद में काय के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा। शकरकंद की जड़ को आप दोबारा गाड़ दो तो उसमें से नई शकरकंद निकलना शुरू हो जाएंगी। तो आपने देखा अनुक्रिया, गति और प्रजनन। अब बात करते हैं के अगले गुण की बात करते हैं कि सजीवों में इंद्रियां होती हैं, सजीवों के सेंसेस होते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि सजीवों में 5 इंद्रियां होती हैं। आँखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए और त्वचा स्पर्श करने के लिए 5 इंद्रियां होती हैं। देखिएगा, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो विभिन्न इंद्रियों का प्रयोग अलग तरह से करते हैं और सीटेट में यहाँ से प्रश्न आता है। देखिएगा कौन कौन से ऐसे जंतु हैं। तो आपके सामने लिखा है सजीवों में इंद्रियां, सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं। मुख्य रूप से जंतुओं में निम्नलिखित 5 इंद्रियां होती हैं। आँख या नेत्र देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, त्वचा महसूस करने के लिए। विभिन्न जंतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से एक प्रश्न आपको हमेशा मिलता है कि विभिन्न जंतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। पहला, चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को, यानी कि एक चींटी है और बाकी के उसके समूह की चींटियाँ जो हैं को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। एक चींटी अपने समूह की अन्य चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई स्मेल या गंध के द्वारा पहचान लेती हैं। इंपॉर्टेंट है, सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को, है ना, नर कीड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेता है। जैसे रेशम का कीड़ा, कई बार पूछा गया है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है, तो उसकी गंध से पहचान लेता है। कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील, इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखिएगा, बाज, गिद्ध और चील जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना, ध्यान रखिएगा 4 गुना, प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षी या जंतु हैं जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। तो आपको कई सारे जंतुओं के जोड़े मिलेंगे। तो कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, परंतु इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा होगा कि आपके सामने कोई कबूतर या चिड़िया बैठी हो तो बार बार अपना सर वो इधर उधर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दोनों तरफ पुतली है, मतलब उनका सर है, एक इधर तरफ आँख है
और एक इधर आँख है, और आँखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती। अगर कोई चीज़ यहाँ है तो जैसे हम लोग ऐसा करके देख लेते हैं ना, ऐसा करके, वो अपनी पुतली नहीं घुमा सकते, तो उन्हें किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपनी गर्दन घुमानी पड़ेगी। हम लोग अपनी पुतली घुमा के ऐसा करके देख लेते हैं, वो अपनी पुतली नहीं घुमा सकते। इसके अलावा उनके सर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, इसीलिए एक ही वक्त में दो चीज़ देख लेते हैं, इस आँख से इधर की कोई चीज़ और इस आँख से इधर की कोई चीज़ देख लेते हैं। तो दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा कि किसी भी पक्षी के सर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, इसीलिए एक समय में दो चीज़ देख लेते हैं। उनकी पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए बार बार गर्दन घुमाते हैं। मान लीजिए कि एक पक्षी ऐसे बैठा है, उसकी एक आँख यहाँ एक आँख यहाँ, और उसके सामने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ऐसे करके देखेगा कि जब उसकी पुतली के सामने वो ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि अगर उसकी पुतली घूमती तो पुतली घुमा लेता, लेकिन चूंकि पक्षियों की पुतली नहीं घूमती आँखों की, इसलिए अपने सर को बार बार, तो ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, परंतु इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए ये अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। परंतु उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती हैं, उल्लू की आंखें सामने की ओर होती हैं, ठीक है ना। और उल्लू की दृष्टि आप जानते हैं रात में ज़्यादा काम करती है। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ के नहीं। कुछ के कान दिखाई देते हैं, कुछ के कान नहीं दिखाई देते। हाथी अपने कान से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है, इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा होगा हाथी कान बड़े होते हैं और वो अपने कानों से सुनने के अलावा हवा भी कर सकता है। सांप सुन नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप को सुनाई नहीं देता, लेकिन वो जब जमीन पर जो कंपन होते हैं ना, कंपन की सहायता से वो सुन लेता है, या वो समझ लेता है कि उसके आसपास कोई हरकत हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है। सपेरा जब बीन बजाता है तो वो बीन नहीं सुन पाता है, लेकिन बीन से निकलने वाली ध्वनि, और ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा की वजह से कंपन होता है, तो वो उस बीन के कंपन के थ्रू समझ जाता है। और कहते हैं ना बीन पे नाच रहा है, वो बीन की आवाज़ नहीं सुनना, बीन से निकलने वाली ध्वनि तरंगों के कंपन से वह नाचता है या जो भी करता है। तो ध्यान रखिएगा, सांप सुन नहीं सकता परंतु जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। सपेरे वाला प्रश्न आपने देखा होगा, आता है कि सपेरे जब बीन बजाती है तो सांप क्यों नाचता है, उसकी बजाय कंपन पे नाचता है वो। मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से, बहुत सवाल पूछा गया है कि मच्छर हमें अंधेरे में कैसे ढूंढ लेते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं, शरीर की गंध यानी कि हमारे शरीर की खुशबू से, और तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। देखा नहीं है आपने कि आप गर्मी में कहीं भी लेटे हो और मच्छर आपके पास, जहाँ आप जाएंगे वहाँ मच्छर पहुँच जाएंगे, आपके शरीर की गर्मी से और आपके तलवे की गंध से, आपके शरीर की गंध से और तलवे की गर्मी से आपको पहचान लेते हैं। कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। कुत्ता, बाघ, शेर आपने देखा होगा। कुत्ते का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है कि आप देखें, आप अपनी बाइक या कोई आप किसी भी चीज़ को ले जाएं कुत्ते के एरिया में, तो उस पर वो सूसू कर देता है, और अगली बार आप बाइक लें तो पहचान लेता है कि मेरे एरिया की बाइक है। तो कुत्ते, बाघ या शेर अपने एरिया को कैसे, अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा पहचान लेते हैं। मेंढक, छिपकली इत्यादि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या का उपयोग करते हैं, जीभ का उपयोग करते हैं। आप देखा होगा कि छिपकली जब होती है तो बड़े साइलेंटली किसी कीड़े की ओर बढ़ती है, और जब वो कीड़ा उसकी रेंज में आ जाता है तो जीभ निकालती है और उसे वो पकड़ लेती है। ऐसे मेंढक करता है। तो मेंढक और छिपकली क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। रात्रिचर यानी कि रात में जागने वाले, जो रात में पक्षी जागते हैं, एवं जो कोई जानवर रात में जाग रहा हो या पक्षी, है ना, रात में जागने वाले जानवर या रात में जागने वाले पक्षी केवल सफ़ेद और काला रंग देख पाते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है कि रात में जागने वाले जानवरों को कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद और काला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न आई है और सीटेट की प्राथमिक स्तर पर हमेशा आते रहेंगे। जैसे उल्लू या रैकून इत्यादि को रात में काला ही दिखाई देगा। देखिएगा, सजीवों का अगला गुण है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब वृद्धि। तो सजीव एक निश्चित आयु तक क्या करते हैं, लगातार वृद्धि करते हैं, एक निश्चित आयु तक। ऐसा नहीं हमेशा वृद्धि होगी। आपने देखा होगा छोटा बालक है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, लेकिन वृद्धि का गुण पाया किस में जाता है, सजीव में पाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये मारकर मैं छोड़ जाऊँ 4 साल बाद ये बड़ा हो जाए, ये तो ऐसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन सजीवों में वृद्धि भी होती है, लेकिन एक निश्चित आयु तक होती है। तो आपने देखा होगा कि हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है, एक छोटा पौधा पेड़ बन जाता है। सजीवों का एक गुण हो रहा है मृत्यु। एक निश्चित आयु के बाद सजीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्लियर बात है, एक निश्चित आयु के बाद सजीवों की मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा सजीवों के गुण, सबसे पहला गुण देखा आपने भोजन, श्वसन, उत्सर्जन,
अनुक्रिया, इसके अलावा आपने देखा इंद्रियां देखी हैं आपने, इसके अलावा आपने देखा वृद्धि देखी, मृत्यु देखी, सजीवों की इंद्रियां देखी और सजीवों में प्रजनन देखा। तो ये सभी गुण बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट के प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए यहाँ से प्रश्न हर हाल में 1 या 2 प्रश्न आपको इस चैप्टर से हर हाल में मिलेंगे। इसलिए इन सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझें और याद रखें ताकि आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। थैंक यू।